हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में वेव प्रिंसिपल यानी कि जो हमारा तरंग सिद्धांत है उसके बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशन को सीखा था। पहले डेफिनेशन अपन ने सीखी थी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, फिर अपन ने बात की थी फ्रीक्वेंसी की, फिर अपने बात की थी वेव नंबर की। ठीक है, और उसके अलावा अपन ने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, सभी के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेव नंबर है, इन पे बेस्ड आज अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया था पहले ही, आज आपका दूसरा न्यूमेरिकल है। यदि किसी विकिरण की तरंग दैर्घ्य यानी कि आपको वेवलेंथ दे रखी है 10⁻⁻11 मीटर है, तो उसकी तरंग संख्या ज्ञात करो। आपको वेव नंबर पूछा है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। गिवन वेवलेंथ ऑफ एनी वेव इज, वेवलेंथ दे रखी है मीटर में। ठीक है, कैलकुलेट वेव नंबर यानी कि म्यू बार आपसे पूछा है। गिवन है आपको लेमडा, वो कितना है 10⁻⁻11 मीटर। पूछा क्या, म्यू बार। ठीक है, ठीक, आपको बहुत अच्छे से बताया था। म्यू बार वेव नंबर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, और क्या जानते हैं बेटा, वेव नंबर। ठीक है, म्यू बार बराबर तरंग संख्या, म्यू बार बराबर क्या होता है 1/λ। ठीक है, क्लियर। अब आपको आसानी होगी क्वेश्चन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सीधे सीधा आप पुट कर दीजिए 1/10⁻11। आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर जाते पहले क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, ये मीटर था तो यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ये ध्यान रखना, आपको बताया था आपको वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, जो वेवलेंथ की यूनिट होती है उसका इनवर्स कर दो। ठीक है, तो मीटर का इनवर्स क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। यदि किसी विकिरण की आवृत्ति, यदि किसी विकिरण की आवृत्ति 10⁻15 सेकंड इनवर्स, ठीक है, हो तो उसकी तरंग संख्या ज्ञात करो। इफ frequency of any wave is 10⁻15 second inverse, then what will be वेव नंबर। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी दे दी, पहले आपको डायरेक्ट वेवलेंथ दे दी थी, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी न्यू बताया था आपको, कितना दे रखा है बेटा 10⁻15 सेकेंड इनवर्स दे रखा है। ठीक है, सेकंड इनवर्स को अपन एस लगा के भी लिख देते हैं शॉर्ट में।
अगर आपको वेव नंबर का फॉर्मूला देखा जाए तो उसमें तो लेमडा आता है, ठीक है, 1 लेमडा होता तो सीधा सा सवाल कर देता, आप पहले किया जैसे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, म्यू बराबर आप क्या जानते हो, यहाँ पे लिखेंगे अपन वी नो दैट नेट म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, ठीक है। सी आप अब इससे इंप्लाइज दैट आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी इंटू लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू, ठीक है। क्लियर। यहां से आप वेवलेंथ लैम्डा फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब सी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हो, म्यू आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 10⁸, ये तो ऊपर था, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 10⁻⁻15, यानी ये आ गया 3 × 10⁻, माइनस का तो 15 है और प्लस का क्या है 8, तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव में 7, ठीक। ये आपके वेवलेंथ लैम्डा आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, तरंग संख्या वेव नंबर म्यू बार, उसे बराबर 1/λ होता है, तो आपने रख दिया 1/3 × 10⁻⁻7, तो ये आ गया 1/3 × 10⁻7, ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 1/3 को 3.33 × 10⁻7 आंसर आ गया, ठीक है। मीटर में था, मीटर इनवर्स आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्लियर। क्या क्या एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसे देगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा, उससे अपन ने फॉर्मूला निकाला, लैम्डा बराबर ऐसा लिख सकते हैं इसको, सी अपॉन म्यू, म्यू दे रखा है, सी आपके पास अवेलेबल है, लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा के बाद जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो इन तीनों में, सी में, लैम्डा में, म्यू बार में आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए बोलते हैं, ठीक। अब आगे अपन बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक एक वैज्ञानिक थे, प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए और अच्छे से क्लियर भी करना चाहिए, ठीक है। देखो अपन ने क्वांटम प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो अपन ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, तो जो क्वांटम प्रिंसिपल है उसके बारे में अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लैंक ने क्या कहा था, स्टेटमेंट इसका मैं लिख रहा हूं सबसे पहले आपके लिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एमिशन और एब्जॉर्प्शन, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ
एनर्जी take place in form of small energy packets. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. These energy packets called photon or quanta, right? If energy packets are related to light, then known as photon, otherwise called क्वांटा, राइट? तो देखो प्लैंक ने क्या कहा. प्लैंक ने कहा कि प्लैंक से पहले क्या माना जाता था कि जो एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में इस तरीके से ट्रेवल करती है, यानी किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी दी जाएगी तो वो तरंग के रूप में यानी कि वेव की फॉर्म में दी जाएगी. और जब एनर्जी वेव के फॉर्म में दी जाएगी तो जाहिर सी बात है वो कंटिन्यू होगी, ठीक है. और कंटिन्यू जब बात अपन करेंगे तो हिंदी में बोलते हैं सतत, ठीक है. इस तरीके से बात कर रहा हूं मैं. डिसकंटिन्यू क्या होता है? इस तरीके से, ये टुकड़ों में बीच बीच में डिसकंटिन्यू हो गया. तो प्लैंक ने क्या कहा कि जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को एनर्जी दी जा रही है, यानी कि वो एनर्जी ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, अवशोषित कर रहा है, या उससे एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, एमिशन हो रहा है. तो एमिशन, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन के केस में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एनर्जी आ रही है, जा रही है, ट्रांसफर जो हो रही है एनर्जी, वो एनर्जी ट्रांसफर कंटिन्यूस ना हो करके, यानी सतत ना हो करके एक छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है, ठीक है. इन एनर्जी पैकेट्स को हम क्वांटा भी कह सकते हैं और फोटोन भी कह सकते हैं. अब और आगे मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया कि अगर मान लीजिए बात आप कर रहे हो लाइट की, तो जो एनर्जी पैकेट है, अगर अपन प्रकाश की बात कर रहे हैं तो जो एनर्जी पैकेट हैं छोटे छोटे, उनका नाम दिया जाएगा फोटोन, ठीक है. अदरवाइज बाकी सभी जगह आप क्या बोलोगे? उन पैकेट्स को, उन ऊर्जा के बंडलों को, ऊर्जा के पैकेट्स को क्या बोलोगे आप? क्वांटा. अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, सूरज की धूप मेरे ऊपर आ रही है. अब इसको ऐसे समझे आप, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है, अपन दूर से देखते हैं तो अपन को एक सीधी तरंग आती हुई नजर आती है, एक किरण नजर आती है, अपन को वेव नजर आती है. बट प्लैंक के अनुसार वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट यानी कि फोटोन यहां पर धरती पर आ रहे हैं, अर्थ पे आ रहे हैं. अब आप देखोगे कि आपको तो ये वेव की फॉर्म में नजर आ रहा है. प्लैंक बेचारा कह रहा है कि वो एक एनर्जी पैकेट है जस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं है. तो यहां पर ये कंफ्यूजन कैसे है? देखो, आपने कभी मालगाड़ी को देखा होगा. मालगाड़ी जब बहुत स्पीड से आती है, रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो या कोई ट्रेन को देखा होगा, तो मालगाड़ी जब बहुत स्पीड से आती है तो आपको एक पूरी गाड़ी जो है एक तरंग की तरह नजर आएगी, वेव की तरह. बहुत स्पीड से आप स्टेशन पर खड़े हो, 300 की स्पीड से मालगाड़ी गुजर गई, आप उसके जो डिब्बे हैं उनके बीच में गैप को देख नहीं पाए, पूरी मालगाड़ी आपको एक वेव की फॉर्म में नजर आ रही है, दूर से तरंग के रूप में, ठीक.
वही मालगाड़ी आपके सामने धीरे धीरे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रही है, तो उस मालगाड़ी के टुकड़े टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, एक एक डिब्बा अलग नजर आ रहा है। बात वही है कि जब बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स एक बहुत स्पीड से यहां पर आते हैं, आपको पता वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से जब एनर्जी पैकेट सूर्य से धरती पर आ रहे हैं, कितनी तेज स्पीड है, तो हाई स्पीड की वजह से वो हमें वेव की फॉर्म में नजर आते हैं, किरण की फॉर्म में, एक तरंग के रूप में नजर आते हैं। अदरवाइज वो होते हैं क्या, एनर्जी पैकेट से होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फोटोन। तो प्लैंक ने अपने क्वांटम प्रिंसिपल में क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट के बारे में बताया कि जो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, वो कंटिन्यूस ना होकर के कैसा होता है, डिसकंटिन्यू होता है, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को अपन कहते हैं फोटोन और क्वांटा। राइट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल देता हूं बहुत अच्छे से, धीरे धीरे आप प्लीज नोट कर लीजिए, है ना। देखो हिंदी में लिखे, प्लैंक के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एमिशन। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, अवशोषण। सतत ना होकर सतत का अंग्रेजी में बोला जाता है कंटिन्यूस। सतत ना होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। छोटे छोटे पैकेट्स या ब्रैकेट में लिख सकते हो बंडल के रूप में होता है। ऊर्जा के इन पैकेट्स को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। फोटोन या क्वांटा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि यह पैकेट प्रकाश ऊर्जा के हों यदि यह पैकेट प्रकाश ऊर्जा के हों तो इन्हें फोटोन कहा जाता है, अन्यथा क्वांटा कहा जाता है। यदि यह पैकेट प्रकाश ऊर्जा के हों तो इन्हें फोटोन कहा जाता है, अन्यथा बाकी सभी केसेस में अपन क्या कहेंगे, क्वांटा कहा जाता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, एनर्जी E ऑफ फोटोन ऑब्लिक क्वांटा। फोटोन या क्वांटा की ऊर्जा, और ऊर्जा को किससे लिखते हैं, E से। समानुपाती किसके होती है, आवृत्ति। एनर्जी E ऑफ फोटोन ऑब्लिक क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। राइट। अब देखो फ्रीक्वेंसी को, अब एनर्जी को तो E लिख दोगे आप, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे, न्यू, जानते हो। अच्छा, जब भी यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइंस में एक रूल है, समानुपात बोलते हैं इसको। प्रोपोर्शनलिटी मतलब ये और ये क्वांटिटी दोनों पैरेलली बढ़ती है, मतलब जैसे E बढ़ेगा तो म्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा x प्रोपोर्शनल y, मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। अगर x इनवर्स होता तो ऐसे बोलते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है, ठीक है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहां पर कांस्टेंट आया h न्यू। h को क्या बोलते हैं बेटा, h होता है यहां पर प्लैंक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब याद रखना इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.62
10⁻⁻27, ये होती है ERG यानी अर्ग, हिंदी में इससे लिखते हैं अर्ग, ऊर्जा को नापने की एक इकाई है। अगर इसको जूल में बदलोगे तो ये हो जाएगा 6.62 10⁻⁻34 जूल, और जूल को हिंदी में लिखते हैं ऐसे जूल। ये कैसे कन्वर्ट किया है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं यहां लिख देता हूं। एक अर्ग में होता है 10⁻⁻7 जूल, एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल। अब मुझे विश्वास है आप कन्वर्ट कर लोगे। कैसा है ये, क्यों? क्योंकि आपको मैंने कन्वर्जन सिखा रखा, मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, तो वहां पे जैसे थॉट लगाते थे वैसे लगाना। देखो एक अर्ग में इतना है तो इतने अर्ग में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 तो माइनस का 34 हो जाएगा। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर h हो गया आपके सामने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे अपन बात करते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूं एनर्जी यानी ऊर्जा ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा वो कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? E बराबर, ऐसे लिख देते सिंपली, E बराबर h न्यू होती है सर। अगर मैं बोलूं एनर्जी ऑफ 2 फोटोन तो आप क्या बोलोगे? E बराबर क्या हो जाएगा? 2h न्यू। भाई एक फोटोन की एनर्जी कितनी? h न्यू, तो 2 की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे में बोलोगे एनर्जी ऑफ 3 फोटोन तो आप क्या करोगे? E बराबर 3h न्यू बोल दोगे। एनर्जी ऑफ 4 फोटोन, 4 फोटोन की ऊर्जा, E बराबर 4h न्यू बोल दोगे। अब मैं पूछ रहा हूं एनर्जी ऑफ n फोटोन, तो n फोटोन कितनी हो जाएगी? E बराबर NH न्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एनर्जी ऑफ n फोटोन इक्वल्स टू E बराबर क्या होता है? NH न्यू। बच्चों आगे अपन इस फॉर्मूले को सोल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते हो, क्या जानते हो? न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो E बराबर NH और न्यू की जगह क्या रख दिया? C अपॉन लेमडा। तो ये नया फॉर्मूला बन गया आपके सामने। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, याद रखना न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो ये प्लैंक क्वांटम प्रिंसिपल हमारा पूरा होता है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे इसके बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स की। और आप 11th के बच्चे हो, न्यूमेरिकल से आपको प्यार होना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में अपन। थैंक यू सो मच।